नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो आज हम पढ़ेंगे 5.6 डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन इन द ब्रह्मपुत्र वैली। और आपको एक काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने दिया है लास्ट में। और साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन, जो आप बना के मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो और कुछ बातें भी करेंगे। तो चलिए अभी पहले तो हम क्लास को खत्म कर लेते हैं। बाय दिस टाइम ब्रिटिश ऑक्यूपाइड ब्रह्मपुत्र वैली वॉज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए उस समय मतलब 19th सेंचुरी में, ठीक है। अब आपको तो पता ही है कि ब्रिटिश जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली को ऑक्युपाई कर चुका था। और ब्रह्मपुत्र वैली को जो है 4 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया था, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र वैली 4 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ था। और वो 4 डिस्ट्रिक्ट क्या क्या थे? ग्वालपारा, कामरूप, दरंग, नौगांव। तो ये आपको याद रह जाएगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है, ठीक है। अब 19th सेंचुरी में भी अगर आप मुझसे पूछोगे प्रिसाइजली सर, तो देखिए बहुत सिंपल है। डेविड स्कॉट आए, फिर रॉबर्टसन आए, फिर कैप्टन जेनकिंस आए। तो सिंपल है, एक अगर मिड पॉइंट लेके तो चले तो 1830 ले लेते हैं एक मिड पॉइंट। तो इस समय जो है आप बोल सकते हो कि ब्रह्मपुत्र वैली जो है उसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 4 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ था ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक एक। और ये जो हम पूरा जो ये पार्ट पढ़ने वाले हैं ना, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक था। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा स्कूल ये जगह से इस जगह तक है, ठीक है। वैसे ही ये डिस्ट्रिक्ट का आखिरकार एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है। तो हम ये इस पार्ट में ये पढ़ेंगे। मान लीजिए इसका यहाँ से होगा, यहाँ पे इसका थोड़ा ज्यादा होगा, तो कितना डिस्ट्रिक्ट का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक था वो हम ये जो पार्ट है यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें तो उस समय तो चलिए ब्रह्मपुत्र वैली का 4 डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। अब सेवा थोड़ा आगे बढ़ रहा है ना, आपको भी पता है। आप मुझे बताना कमेंट में कि आज का डेट में ब्रह्मपुत्र वैली में टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मैं आज का ब्रह्मपुत्र वैली पूछ रहा हूँ, ठीक है। आज कितना डिस्ट्रिक्ट है बताना, उस समय तो बस 4 डिस्ट्रिक्ट था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला डिस्ट्रिक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नौगांव, ठीक है। तो पहला डिस्ट्रिक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं इन डेप्थ नौगांव के बारे में। इन ऑल रिकॉर्ड्स नौगांव डिस्ट्रिक्ट इज मेंशन्ड एज खगाड़ीजान। तो पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से, ठीक है, उस समय नौगांव डिस्ट्रिक्ट को खगाड़ीजान नाम से जाना जाता था। इंटरेस्टिंग नाम है ना, मतलब बहुत सुंदर नाम है खगाड़ीजान, ठीक है। तो नौगांव को उस समय खगाड़ीजान नाम से जाना जाता था। और एट दैट टाइम दिस डिस्ट्रिक्ट वाज एक्सटेंडेड अप टू धनसिरी रिवर टू द ईस्ट। मतलब हमें एक इंफॉर्मेशन तो दे दिया है कि उस समय जो है ये धनसिरी रिवर आपको दिख रहा होगा, ये मैप में देखना, मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये वाला धनसिरी रिवर है, ठीक है। आपको शायद थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं एक बार मिटा देता हूँ इसे, ठीक है। फिर आप इसे क्लियरली देख पाओगे। तो अभी आपको शायद दिख रहा होगा बहुत अच्छा से, ये देखिए धनसिरी रिवर है ये वाला। तो उस समय नौगांव डिस्ट्रिक्ट का जो एक्सटेंशन था वो हमें एक इंफॉर्मेशन तो दे दिया कि ये ईस्ट यहाँ तक था, यहाँ तक था। ये तो हमें इंफॉर्मेशन ये दे दिया है, ठीक है, कि उस समय नौगांव डिस्ट्रिक्ट का जो एक्सटेंशन है वो ईस्ट ईस्ट वाला लोकेशन तो हमें दे दिया, ईस्ट में धनसिरी रिवर तक था। तो यहाँ तक हमको पता चल गया। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर तो वेस्ट में कहाँ से कहाँ तक था, मतलब एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक था, मैं पकड़ के चलता हूँ बच्चों, मैं पकड़ के चलता हूँ कि ये मान लीजिए इस ये आसपास इधर से ये ऐसे होगा शायद, ठीक है। तो इतना होगा। आप एग्जैक्टली बताना तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हमें वेस्ट का दिया भी नहीं है। बट मैं पकड़ के चलता हूँ कि ये कोलोंग के आसपास, ठीक है, इसी साइड पे इनका एक्सटेंशन रहा होगा। तो एक हिस्सा तो हमें पता चल गया कि नौगांव का जो एक्सटेंशन है वो धनसिरी ईस्ट में, और ये वेस्ट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो बस पकड़ के चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक था क्या? खगाड़ीजान का लोकेशन, ठीक है। खगाड़ीजान मतलब आज का प्रेजेंट नौगांव। और नौगांव वाज द हेडक्वार्टर ऑफ खगाड़ीजान। तो ये जो है खगाड़ीजान, ये खगाड़ीजान है, इसका हेडक्वार्टर क्या था? इसका हेडक्वार्टर था नौगांव, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर था नौगांव। 1834 में ये हेडक्वार्टर जो है शिफ्ट करके कहाँ कर, नौगांव से शिफ्ट करके क्या कर दिया गया? रंगागोड़ा कर दिया गया, ठीक है। रंगागोड़ा में इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर दिया। फिर पता नहीं इनका माथा क्या हिलते रहता है, मतलब समझ में नहीं आता, इनका माथा का कोई गारंटी नहीं है, इतना अनस्टेबल कौन होता है भाई। फिर रंगागड़ा को चेंज करके इन्होंने क्या कहाँ पे लग दिया? हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया पुरोनी गोदाम, ठीक है। ठीक है, तो पहले इनका हेडक्वार्टर इन्होंने रखा नौगांव। नौगांव के बाद इन्होंने मतलब क्या चेंज कर दिया? रंगागड़ा। फिर रंगागड़ा के बाद इन्होंने क्या चेंज कर दिया? पुरानी गोदाम में हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये 1834 में हुआ है सब। इतना देखो, इतना क्यों इनका मन बदल रहा था पता नहीं, इतना तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आफ्टर सम डेज अगेन नौगांव टाउन वाज डिक्लेयर्ड हेडक्वार्टर, वापिस से पुरानी गोदाम से फिर वापस किया, शिफ्ट कर दिया गया नौगांव। तो एक देखिए मतलब अल्टीमेटली नौगांव को फुटबॉल बना दिया। पहले नौगांव को सिलेक्ट किया, फिर रंगागड़ा शिफ्ट कर दिया, फिर पुरानी गोदाम में शिफ्ट किया हेडक्वार्टर। फिर यहाँ भी मन नहीं भरा तो
फिर वापस से नौगांव को, मतलब लास्ट में नौगांव ही बना दिया। जब नौगांव को ही बनाना था तो इतना क्यों मतलब फुटबॉल बना के रखा, हमको समझ में नहीं आया। चलिए, बट आपको तो ये याद थोड़ा सा रखना पड़ेगा, बट सिंपल है, कुछ उतना क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर आप चीजों को मैप वाइज जब समझते हो ना चीजें, तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, हमेशा जब भी पढ़ा करो, अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो साथ में कुछ मैप वगैरह रख लिया तो चीजें समझने में आसान हो जाता होगा। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। क्लियर है? यहाँ से ऐसे कुछ क्वेश्चन आने का चांसेस देखिए आ भी सकता है। अब तो अब सेवा का आप कुछ नहीं बोल सकते, हर चीज का इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कामरूप, अब हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कामरूप के बारे में, कि आखिरकार इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक था। तो रिवर माना, अब देखिए ये जो मना रिवर है ना, मेरे ख्याल से तो ये मानस है। ठीक है, आपके बुक में आई थिंक कुछ एरर हुआ होगा, बट ये आई थिंक रिवर मानस है। तो रिवर मानस टू द वेस्ट एंड रिवर बोरनदी टू द ईस्टर्न बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट कामरूप वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कंप्राइजिंग बोथ द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब देखिए ये बहुत सिंपल है, एक्चुअली ये बहुत आसान है। हमें नौगांव का वेस्ट वाला इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, बट हमें कामरूप का ईस्ट और वेस्ट दोनों का इंफॉर्मेशन दिया। ये देखिए, तो इधर में आपका है, ठीक है, वेस्ट में क्या है, मानस रिवर। वेस्ट में क्या है, मानस रिवर। ठीक है, ईस्ट में हमें इंफॉर्मेशन दे दिया है, ईस्ट में क्या है, बौर नदी। तो कामरूप का जो लोकेशन था वो कहाँ था, वेस्ट में मानस और ईस्ट में बौर नदी का बीच में जो है वो हमें कामरूप देखने को मिला। और बोथ द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे जो है कामरूप का लोकेशन था। अगर मैं पिछला वाला मैप में आपको दिखाऊं, तो ये तो हो गया देखिए खगाड़ीजान। अगर आप अच्छा से प्लॉट करो मैप में, देखिए ये मानस रिवर दिख रहा है। मैं थोड़ा अलग कलर लेता हूँ, मेरा फेवरेट कलर है ब्लू। मैं ब्लू से ही शुरू करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए ये बौर नदी हुआ, ये मैप अच्छा से मैप में देखना, ये बौर नदी हुआ। अब बौर नदी से कहाँ पे दिखा रहा है कामरूप का लोकेशन, ये मानस से, वेस्ट में मानस। तो ये हो गया, बोथ द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र भी दिया हुआ है, तो ये कामरूप था। ये था खगाड़ीजान, ये था खगाड़ीजान, ये वाला, ये था कामरूप। तो दो डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, उसका एक्सटेंशन। नौगांव का वेस्ट हमें नहीं बताया था, कामरूप का ईस्ट और वेस्ट हमें दोनों बताया गया है। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल हुआ होगा। और इसका हेडक्वार्टर क्या था बेटा, गुवाहाटी। यहाँ पे है गुवाहाटी, ये देखिए मैप में, ये रहा गुवाहाटी। ठीक है, तो मैं अलग कलर ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, ये देखिए ये रहा गुवाहाटी। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब चीजें आपको विजिबल नहीं होगा, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने नौगांव का एक्सटेंशन पढ़ लिया, अभी हमने कामरूप का भी एक्सटेंशन पढ़ लिया। ठीक है, नौगांव का बहुत ज्यादा हेडक्वार्टर उल्टा पुल्टा हुआ था, कामरूप का नहीं हुआ था, गुवाहाटी था। और कामरूप का ईस्ट और वेस्ट लोकेशन हमें दोनों पता है, बीच में ये कामरूप था उस समय। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोरंग के बारे में। तो अर्लियर द वेस्टर्न टेरिटरी अंडर द किंगडम ऑफ दोरंग वाज न्यूली डिक्लेयर्ड एज दोरंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये मान लीजिए दोरंग किंगडम है, उस समय दोरंग किंगडम है। ठीक है, अब इसका जो वेस्टर्न टेरिटरी था दरंग किंगडम का, इसी को क्या कर दिया गया, दरंग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये दरंग किंगडम है, मान लीजिए दरंग किंगडम उस समय। और इसका जो वेस्टर्न टेरिटरी था ना, ये तो ईस्ट हो गया। ठीक है, ये वेस्ट हो गया। तो इसका जो वेस्टर्न टेरिटरी था, इसी को हटा के, इसी को इससे अलग करके क्या बना दिया गया, यही वेस्टर्न टेरिटरी को दरंग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ये दरंग डिस्ट्रिक्ट बन गया था। ठीक है, मैं अलग कलर से प्लॉट कर देता हूँ तो आपको क्लियर रहेगा। ये दरंग डिस्ट्रिक्ट बन गया था। अब इट्स हेडक्वार्टर वाज एट फर्स्ट इन मंगलदय। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि दरंग किंगडम से जो वेस्ट टेरिटरी था उसको हटा के दरंग डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ये दरंग डिस्ट्रिक्ट है। अब ये दरंग डिस्ट्रिक्ट का जो है हेडक्वार्टर किसे रखा गया, मंगलदय रखा गया पहले। ठीक है, लेकिन मंगलदय को फिर चेंज कर दिया गया। मंगलदय डिस्ट्रिक्ट को क्यों चेंज कर दिया गया, क्योंकि मंगलदय में बार बार फ्लड आता था, बार बार फ्लड आता था। अब देखिए कभी भी हेडक्वार्टर या आज का जो आप जितना भी स्टेट का कैपिटल भी देख लो, ठीक है, तो ऐसे जगह पे क्या होता है ना, अगर बार बार, क्योंकि ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट जगह होता है, कैपिटल होता है या उस समय हेडक्वार्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सारा कामकाज यहाँ होता है। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे क्योंकि बार बार फ्लड होता था, जगह मतलब बिल्कुल भी अब सुटेबल नहीं था, तो मंगलदय से चेंज करके क्या कर दिया गया, इसका हेडक्वार्टर तेजपुर बना दिया गया। ठीक है, तो मंगलदय से अब इसका हेडक्वार्टर क्या बन गया, तेजपुर। तो पहले इसका हेडक्वार्टर क्या था, मंगलदय, फिर बाद में इसका हेडक्वार्टर क्या बन गया, तेजपुर। और तेजपुर को कब बनाया गया, 1836 में मंगलदय से शिफ्ट कर दिया तेजपुर। और रीजन क्या था चेंज करने का, रीजन ये था क्योंकि मंगलदय में बार बार फ्लड आता था, इसीलिए हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया। और ये यहां से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बच्चों बन सकता है। ठीक है, यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको बहुत ज्यादा मतलब इससे ज्यादा सिंपल में मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे ग्वालपाड़ा के बारे में। ग्वालपाड़ा इंक्लूडिंग द गारो हिल्स वाज एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम रोंगपुर। अब देखिए
ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये है ग्वालपारा, और ये वाला जो सिल्वर वाला दिख रहा है ये है रॉन्गपुर। ठीक है, सिंपल है। और उस समय ग्वालपारा, गारो हिल्स, ये रॉन्गपुर, ये पूरा एरिया जो था ये एक था। ठीक है, ये पूरा एरिया एक था यहाँ से यहाँ तक। और इंटरेस्टिंग ये है कि रॉन्गपुर से ही, यहाँ जो रॉन्गपुर है ना, यहाँ से ही क्या करते थे लोग, यहाँ का भी देखभाल किया करते थे। ठीक है, रॉन्गपुर से ही जो है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है ग्वालपारा का जितना भी चीज है वो रॉन्गपुर से ही संभाला जा रहा था। ठीक है, मान लीजिए अब एग्जाम्पल है कि ये आपका एक छोटा घर है, ये पूरा एरिया ही आपका है, और ये इस एरिया में एक आपका छोटा फार्म हाउस थोड़ा सा दूर में है। तो बात यह है कि आप भले यहाँ से, लेकिन आप जो है, जो मतलब देखभाल, सिक्योरिटी, जो भी आप यहाँ से ही देख रहे हो, सब कुछ मैनेज यहाँ से ही कर रहे हो। अब कैसे कर रहे हो वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आप समझ जाओगे। तो उसी तरह से क्या होता है, ये रॉन्गपुर है ना, रॉन्गपुर से जो है ग्वालपाड़ा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संभाला जा रहा था। ग्वालपाड़ा सबको, वो कौन, रॉन्गपुर ही संभाल रहा था ग्वालपाड़ा को। ठीक है, आफ्टर द बर्मिस वॉर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेविड स्कॉट, ग्वालपाड़ा केम अंडर हिज जुरिस्डिक्शन। अब क्या होता है, बर्मिस वॉर के बाद जो है ग्वालपाड़ा किसके जुरिस्डिक्शन में आ जाता है, डेविड स्कॉट के जुरिस्डिक्शन में सीधा आ जाता है। ठीक है, ग्वालपाड़ा वाज मेड अ न्यू डिस्ट्रिक्ट सेपरेटिंग फ्रॉम रॉन्गपुर। पहले तो सब एक साथ था, अब क्या हुआ बच्चों, अब क्या होता है, अब क्या होता है कि अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब रॉन्गपुर से अलग हो गया, बिछड़ गए। ठीक है, अब ये है अलग हो गया, अब ये ग्वालपाड़ा बन गया। ठीक है, इसे रॉन्गपुर से अब अलग कर दिया गया, बेचारा बिछड़ गया। ठीक है, तो लेटर ऑन गारो हिल्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम ग्वालपाड़ा एंड अ न्यू डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म। फिर बाद में क्या होता है बच्चों कि ग्वालपाड़ा से भी क्या कर दिया गया, गारो हिल्स को सेपरेट कर दिया गया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसको भी हटा दिया गया। अब बस बचा इतना जगह, ये रहा ग्वालपाड़ा, ये रहा बस ग्वालपाड़ा, और इसको क्या कर दिया गया, यहाँ से गारो हिल्स भी सेपरेट कर दिया गया। तो पहले क्या था बच्चों, रॉन्गपुर, गारो हिल्स, ग्वालपाड़ा सब एक साथ था। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, रॉन्गपुर से ग्वालपाड़ा हटा, फिर बाद में ग्वालपाड़ा से गारो हिल्स को भी हटा दिया गया। ठीक है, और एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। ठीक है, इसको हटा के शायद क्या हुआ होगा, वो जो नया डिस्ट्रिक्ट बना उसमें इसको ऐड कर दिया गया होगा। और जितना तक मुझे पता है ना बच्चों, आई थिंक ये जो नया डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम शायद ग्रेटर कोच बिहार ऐसा कुछ था, या 1866 में ये हुआ था। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तुम लोग देख लेना, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट मुझे जितना तक याद आ रहा है, जो नया डिस्ट्रिक्ट बना था ना, ये नया डिस्ट्रिक्ट का नाम शायद ग्रेटर कोच बिहार था। ठीक है, तो सिंपल है, उस समय क्या हुआ, उस समय बाद में क्या होता है, ग्वालपाड़ा से भी गारो हिल्स को हटाया जाता है, एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। और वो नया डिस्ट्रिक्ट का जो, मतलब जितना तक मैं सही हूँ, उसका नाम शायद ग्रेटर कोच बिहार रहा होगा। हमें उतना इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बट मतलब मुझे जितना तक याद आ रहा है यही हुआ होगा। ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर, आप देख लेना। अगेन व्हेन रेगुलर स्टीमशिप स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम ग्वालपाड़ा हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड टू धुबरी। अब क्या होता है बच्चों, अब देखिए ग्वालपाड़ा से स्टीमशिप वगैरह काम मतलब चलना शुरू हो गया था। ठीक है, अब बाद में क्या होता है, हेडक्वार्टर से वो कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, धुबरी। और धुबरी जो है उस समय का लास्ट पोर्ट था। पोर्ट का मतलब आपको समझ में, इसको मैं बहुत सिंपल वे में समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, कि आखिरकार धुबरी को क्यों लगाया गया, धुबरी को क्यों बना दिया गया हेडक्वार्टर बाद में। देखिए अब क्या हो रहा है ना, यहाँ से जो है धुबरी, मान लीजिए ये आसपास, इसी जगह के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सामान सब अब यहाँ से शुरू हुआ था सारा, ये नदी से ही तो उस समय ट्रेड वगैरह होता था ना। तो यहाँ पे ग्वालपाड़ा है, अब यहाँ से जो सामान आ रहा है, वो कहाँ पे जाके, एक जगह पोर्ट होता है ना, पोर्ट का मतलब तो आपको पता है, जहाँ पे सामान का लोडिंग अनलोडिंग होता है। तो क्या होता था, धुबरी में लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से निकला सामान वगैरह निकल के, तो नाव से, उस समय तो नाव से ही होता था, तो नाव से आया धुबरी या पोर्ट में, क्या हुआ, यहाँ पे रुका, और यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होगा। फिर लोग आएंगे यहाँ से ले जाएंगे सामान, ऐसा कुछ। तो ये आपको पता चल रहा है ना, धुबरी एक बिजी जगह हो गया, एक बिजी जगह हो गया। और हमेशा देखना कि हेडक्वार्टर वहां पे ही रखा जाता है, जो मतलब थोड़ा चहल पहल रहे, थोड़ा बिजी रहे। और मतलब चीजें, क्योंकि देखिए जहां पे चहल पहल रहेगा, जहां पे ट्रेड होगा, जहां पे लोग मतलब जितना एक्टिविटी होगा, वहां पे ही देखना ज्यादातर डेवलपमेंट होता है, वहां पे ही ज्यादातर सब सारा चीजें वहां पे ही होता है। इसलिए क्या कर दिया गया, धुबरी को धुबरी को हेडक्वार्टर बना दिया गया, क्योंकि यहाँ से शिप निकल रहे। ठीक है, और यही लास्ट पोर्ट था, यहाँ पे ही सारा ट्रेड, यहाँ लोडिंग अनलोडिंग होता था। तो फिर क्या होता था यहाँ, इसलिए इसको चुना गया हेडक्वार्टर, धुबरी को हेडक्वार्टर बना दिया गया। उस समय धुबरी वाज द लास्ट पोर्ट एट दैट टाइम। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बस एक आपको अच्छा से समझाने के लिए ही एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, इन डिटेल्स कभी और समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ऑक्यूपेशन ऑफ कचार, ब्रिटिश मेड इट अ डिस्ट्रिक्ट, सिलचर वाज द हेडक्वार्टर। तो
कचार को ऑक्यूपाई करने के बाद ब्रिटिश ने क्या किया, इसे डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ऑक्यूपेशन ऑफ कचार ब्रिटिश मेड इट अ डिस्ट्रिक्ट, सिलचर वाज द हेडक्वार्टर। बहुत सिंपल है, कचार को ऑक्यूपाई करने के बाद ब्रिटिश ने कचार को डिस्ट्रिक्ट बना दिया, कचार को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, उसका हेडक्वार्टर किसे बना दिया गया, सिलचर। ठीक है। 1836 AD, इन 1836 AD कचार वाज ब्रॉट अंडर ढाका डिवीजन एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इन चार्ज वाज कॉल्ड डिप्टी कमिश्नर। तो ये जो कचार है, ठीक है, ये जो कचार है जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, अब इसको किसके अंदर ले आया गया, ढाका डिवीजन के अंदर ले आया गया। ठीक है, इसको ढाका डिवीजन के अंदर इंक्लूड किया गया। और ये जो पूरा एरिया संभाल रहा था, ये जो पूरा एरिया संभाल रहा था उस समय, ये एरिया संभालने वाले इंसान का नाम था डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, तो 1836 में कचार को ढाका डिवीजन के अंदर ले आया गया। और ये जो एरिया पूरा संभाल रहा था उसे क्या कहा गया, उसे, वो इंसान कौन थे, डिप्टी कमिश्नर थे, जो ये पूरा एरिया संभाल रहे थे। रॉबर्टसन साइंड द ट्रीटी ऑन बिहाफ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विद द अहोम किंग पुरंदर सिंह। जो रॉबर्टसन थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया था पुरंदर सिंह थे। और इस बारे में मैंने आपको बहुत अच्छा से समझाया है, अपने पुराने वीडियो में भी समझाया, बट फिर से मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कहानी जैसा। तो डेविड स्कॉट थे, डेविड स्कॉट जो थे, उनका एक ख्वाहिश था, उनका ख्वाहिश ये था, उन्होंने प्रपोजल दिया था कि अपर असम जो है वो हम लोग रूल नहीं करेंगे, वो दे देते हैं कोई राजा को रूल करने के लिए, क्योंकि उनको पता था अपर असम को अगर डायरेक्टली रूल करने जाएंगे तो वहां के लोग विद्रोह करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां के लोग अभी भी अपने पुराने कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, राजा से उनका एक अटैचमेंट था। तो वो बोलते कि राजा बना देते हैं, अपर असम को एक मतलब राजा दे देते हैं, अपर असम हम लोग रूल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उसको रूल करने जाएंगे तो हमारे लिए खतरा होगा। बट लेकिन उनका डेथ हो जाता है। बाद में रॉबर्टसन को डेविड स्कॉट का आइडिया अच्छा लगता है और वो अप्रूवल भी दे देते हैं। हाँ, डेविड स्कॉट ने सही कहा था, अपर असम को हम लोग रूल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको रूल करने जाएंगे तो मतलब बहुत भयंकर हो सकता है सिचुएशन, हम रूल करने जाएंगे वहां के लोग विद्रोह जरूर करेंगे। तो वो पता था, तो जिन्होंने अपना दिमाग लगाया, ब्रिटिश का तो दिमाग था ही, आपको पता है। और ब्रिटिश ने दिमाग लगा के क्या किया, ब्रिटिश ने जो है दिमाग लगाया, तो रॉबर्टसन ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जाते हैं पुरंदर सिंह के पास और कहते हैं बेटा सुन, पुरंदर सिंह को कहते हैं कि तू जो है आज से अपर असम का राजा, ठीक है, एंजॉय कर, तू अपर असम का राजा। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि तुम्हें जो है 50,000 रुपया मुझे सालाना देना पड़ेगा, 50,000 रुपीज मुझे ईयरली देना पड़ेगा, एज ए टैक्स, एज ए ट्रिब्यूट, जो भी बोल लो। ठीक है, 50,000 रुपया मुझे देना पड़ेगा। और साथ ही उस समय का 50,000 मतलब आज का खुद काउंट कर लेना। तो 50,000 रुपया मुझे देना पड़ेगा, रॉबर्टसन ने बोला। ठीक है, और साथ ही ये भी एक शर्त है कि तुम अपर असम तो रूल करोगे, लेकिन दो एरिया को छोड़ के, एक मटक और एक होदिया। ठीक है, तो उसी पे 1832 में पुरंदर सिंह को अपर असम का राजा बनाया गया। और शर्त किया था मटक किंगडम और हदिया जो है आता है अपर असम के अंदर में, वो उस एरिया को छोड़ के, बस ये दो एरिया को छोड़ के पूरा अपर असम तुम रूल करोगे। और कंडीशन ये था कि तुम्हें 50,000 रुपया जो है मुझे सालाना देना पड़ेगा एज ए ट्रिब्यूट। ठीक है, तो उस शर्त पे 1832 में उसे बना दिया गया। और रॉबर्टसन को पहले ही पता था ये चीज, ब्रिटिश को पहले ही पता था कि वो दे नहीं पाएगा, इसलिए जानबूझ के 50,000 रुपया रखा था। वो लोग को पहले पता था, और क्योंकि वो लोग डायरेक्टली अपर असम तो ले नहीं सकते थे, तो कुछ ना कुछ टैक्टिक्स या स्ट्रेटेजी तो लगाना पड़ेगा लेने का, क्योंकि लालच तो था ही उनको, अपर असम तो चाहिए था। तो उन्होंने बोला ठीक है, उनको उन्होंने अपने में डिसाइड किया, हाँ ये ऐसे भी पुरंदर सिंह दे नहीं पाएगा, तो एक टाइम पे ये हमारे पास तो आना ही आना है, वो लोग श्योर थे। ठीक है, और वैसा ही हुआ। तो क्या होता है, ही कुड नॉट पे द टैक्स टू द ब्रिटिश फॉर व्हिच अपर असम वाज ब्रॉट डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन 1838 AD। अब क्या होता है, 1838 में पुरंदर सिंह दे नहीं पाता है, और रॉबर्टसन को पहले ही पता था कि वो दे नहीं पाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, वो आ जाएगा। और रॉबर्टसन ने प्लानिंग इसलिए ही रखा था क्योंकि सीधा अगर अपर असम लेने जाते उस समय, तो फिर लोग उन्हीं को मतलब खेदता, मतलब पिटता, वो मतलब पूरा पिट ले रहे नहीं होता। किंतु मतलब वो तो जानते थे ना कि अब कैसे लेना है। तो सिंपल बात है, मतलब बहला फुसला के मतलब तो बोल दिया 50,000, 50,000, उसे पता था नहीं दे पाएगा, और बहाना फिर बाद में दे देते इजीली कि हमने तो तुम्हें ऑप्शन दिया था 50,000 दो, अब तुम 50,000 नहीं दे पाए तो अब हम संभालेंगे। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रेटेजी था उनका, और लास्ट में ऐसा ही उनका एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सही हुआ। पुरंदर सिंह दे नहीं पाया, और 1838 एडी में जो है अपर असम भी अब डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, और ये मैंने पहले भी कहा था, फिर समझा दिया। अब जो अपर असम था, ठीक है, हिज किंगडम वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टू डिस्ट्रिक्ट्स। अब वो दो डिस्ट्रिक्ट में भाग कर दिया गया, शिवसागर और लखीमपुर। ठीक है, अब टोटल डिस्ट्रिक्ट बताना कितना हो गया। ठीक है, तो शिवसागर और लखीमपुर को जो है वो जो उसका जो किंगडम था, उसे दो पार्ट में डिवाइड, दो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया। दो डिस्ट्रिक्ट था शिवसागर और लखीमपुर, और उसका हेडक्वार्टर क्या बनाया गया, जोरहाट और लखीमपुर वेर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस टू डिस्ट्रिक्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते। तो बच्चों अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और ये एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत अच्छा से समझिएगा, और एक्चुअली सिंपल है, जिन्होंने मेरा पूरा वीडियो देखा है ना, पूरा पार्ट देखा है, उनके लिए पानी पानी हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो
Though the Assamese people welcomed the British as reliever of Burmese atrocities, after 2 years of their occupation of Assam, 3 anti-British uprising were occurred continuously. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने मैं वीडियो देखा उनके लिए तो इस बहुत सिंपल है समझना। अभी बात ऐसा हुआ कि देखिए, जब मतलब बर्मीज लोग जो है मतलब बहुत ज्यादा एट्रोसिटी कर रहे थे, आपको पता है कि इतना एट्रोसिटी किए थे, इतना अत्याचार किए थे असमीज लोगों पे कि असमीज लोगों को अपना ही घर छोड़ के जो है जाना पड़ा था। इतना ज्यादा अत्याचार हुआ था, इतना ज्यादा लूट पाट हर चीज किया। ठीक है, मतलब बहुत गंदा इस सिचुएशन किया था बर्मिस ने। तो इतना गंदा सिचुएशन था कि असमीज लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था, और वो लोग बहुत परेशान थे। वो लोग मसीहा, अब हम भी अगर उस समय होते तो हम भी मतलब ढूंढते कोई ना कोई मसीहा जो हमें इस अत्याचार से बचाए। तो उस समय एक हीरो आया बन के, ब्रिटिश आते बोलते कि हम बर्मिस को हटा देंगे, और बर्मिस को हटाने के बाद हम वापस चले भी जाएंगे। तो एसएमएस लोग बहुत खुश हो गए, हम भी खुश हो जाते कि ये तो बहुत अच्छा बात है। और एसएमएस लोगों को लगा था कि जिस तरह कैप्टन वेल्स भी आया था चला गया था, तो शायद ये भी इस बार हमें हेल्प करेंगे, वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगा, तो उन्होंने वेलकम किया ब्रिटिश का कि आइए, मतलब ठीक है। और सच में ब्रिटिश ने बर्मिस को हटा भी दिया। लेकिन पॉइंट ये है, ब्रिटिश नहीं गए। ठीक है, ब्रिटिश गए ही नहीं। ब्रिटिश तो है अब असम को मतलब चलाना ही शुरू कर दिए। और इंटरेस्टिंग ये है कि जिस ब्रिटिश को इतना स्वागत किया गया आए, और उनका मतलब इतना इज्जत किया गया, बाद में उसी ब्रिटिश के अगेंस्ट बस 2 साल के बाद ही, जब वो मतलब कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, 2 साल के बाद ही उसके अगेंस्ट लड़ाई हो जाता है। ऐसा आखिरकार क्या हुआ कि जिस ब्रिटिश को इतना मतलब प्यार दिया, जिस ब्रिटिश को इतना इज्जत दिया, मतलब रिलीवर मतलब मसीहा बना दिया गया, सब कुछ इतना वो कर दिया गया, विश्वास भी उन पर जताया गया, बाद में उसी ब्रिटिश के अगेंस्ट एसएमएस लोगों ने जो है वो आखिरकार क्यों रिवोल्ट, वो भी एक नहीं, तीन बार उनके अगेंस्ट अपराइजिंग हुआ, एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग हुआ। और वो क्यों हुआ आखिरकार, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से ही क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वेर द कॉजेस ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला रीजन इन ए नटसेल मैं आपको समझा देता हूँ एक एक करके, बहुत सिंपल है, आप खुद भी पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा। तो इसका पॉइंट ये है कि देखिए, पहले आहूम लोग जो थे, आहूम लोग बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। सब नहीं, बट जो नोबेलिटी के थे, जो नोबल क्लास के, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के थे, जो राजा महाराज थे, वो लोग लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। ठीक है, लग्जरियस लाइफ इन द सेंस, अब आप खुद को एक मतलब एक ऐसा सिचुएशन, मतलब आग बंद करके एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो कि आप सुबह उठ रहे हो, आपका जो है मतलब आप जैसे ही मतलब नीचे मतलब पैर रखोगे, कोई आपके मतलब पैर में आके चप्पल पहना देगा, आप उठ रहे हो, आपको कोई जूस पिलाएगा सुबह, कोई और आके जूस पहनाएगा, कोई कपड़ा पहना रहा है आपको, आप मतलब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। तो आप मतलब वो लाइफ आप जस्ट इमेजिन करो आपको कैसा लगेगा। तो वो राजा महाराज वाला जो उनका जो लाइफ था, एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, मेरे पास वो ओम शांति ओम का एक मूवी था ना, वैसे एक डिपिक्शन दे रहा था। ठीक है, तो उस समय हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करते थे, कौन करते थे, पाइक्स। ये तो पता होगा, 15 to 50 ईयर्स जो मेल सिटीजन थे वो जो है सर्विस प्रोवाइड किया करते थे। राजा का हर चीज मतलब जो है हर सर्विस प्रोवाइड किया करते थे। तो राजा महाराज वाला वो अपना लाइफ जी रहे थे, एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, बहुत सारा प्रॉपर्टी था उनके पास, सर्वेंट्स था, सब कोई उनका काम कर रहा था। लेकिन सडनली जब ब्रिटिश आ जाते हैं, जब ब्रिटिश असम को चलाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश ने बहुत सारा ऐसा चीज लाया था, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया भी था, पाइक सिस्टम एबोलिश कर दिया था। किसने किया था बताना मुझे, एकदम बताना, नहीं तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग ऐसे ही बोलते रहे तो वीडियो में देखते नहीं हो, और जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। तो पाइक सिस्टम एबोलिश कर दिया। अब पाइक सिस्टम में पुलिस कर दिया, तो राजा महाराज जो उनको सर्विस दे रहे थे वो चला गया। ठीक है, और ऊपर से टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, बहुत ज्यादा टैक्स भी ले आए थे। और बहुत सारा जो प्रिविलेज था वो भी ब्रिटिश ने राजा महाराज का सारा प्रिविलेज खत्म कर दिया। अब सडनली सोचिए कि जो राजा महाराज वाला लाइफ जी रहा था, अब सडनली अगर उसके साथ अगर ऐसा हो तो ऑफ कोर्स उनको बुरा लगेगा। मतलब सिंपल सा बात है, उनको जो वो एंजॉय कर रहे थे वो सडनली चला गया, ब्रिटिश आया, और उनका जो सुख चैन शांति मतलब जो लग्जरियस लाइफ वो जी रहे थे, प्रॉपर्टी प्रिविलेज जितना भी था, पाइक सिस्टम भी बंद कर दिया। अब आहूम लोग जो है वो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, और कोई भी होगा, हम में भी होता, आप भी होते, तो आपको भी गुस्सा आता। मतलब अब उनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन आ गया, मतलब एक तो खुद का कंडीशन को लेके था ही। अब उनको ब्रिटिश को धीरे धीरे पसंद नहीं कर रहे थे, और ये एक रीजन बना ब्रिटिश के अगेंस्ट मतलब रिवोल्ट करने का। ठीक है, इन कोर्स ऑफ टाइम द एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस ऑफ पीपल रियलाइज दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी would never hand over Assam to the Ahom monarch, and the promises made in 1828 in Guwahati was false। अब इनको भी पता चल गया था, हम लोगों को पता चल गया था, एरिस्टोक्रेटिक क्लास लोगों को पता चल गया था कि ये जो ब्रिटिश ने हमसे प्रॉमिस किया है ये फेक था। 1828 में जो प्रॉमिस किया गया था, बड़े बड़े वादे किए गए थे, वो सारे झूठे थे, हमें मतलब धोखा दिया गया बेसिकली। ठीक है, तो अभी इन्हें पता चल गया था कि अब आसाम कभी वापस करने वाले हमें थे नहीं, और इन्होंने जितना भी प्रॉमिस किया था 1828 में गुवाहाटी में, वो सब कुछ फेक था।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों पॉइंट नंबर 2 समझते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। पॉइंट नंबर 2 का मतलब ये बता रहा है कि देखिए पहले क्या होता था कि जो राजा महाराज थे, मंत्री थे, ऑफिसर थे उस समय, ठीक है। तो जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे, अब उस समय का सिस्टम हेरिडिटरी था। मतलब ये कि मतलब जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा, जो मंत्री है उसी का बेटा मंत्री बनेगा, जो ऑफिसर है उसी का बेटा ऑफिसर बनेगा। आज का तारीख में क्या होता है, यूपीएससी एग्जाम होता है, कंडक्ट होता है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो आईएएस ऑफिसर है उसी का बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा, जरूरी थोड़ी ना, उसको भी यूपीएससी देना पड़ेगा। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि ऑफिसर का बेटा ही ऑफिसर बनेगा, मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब जैसे ही ब्रिटिश आता है ये सिस्टम चेंज हो जाता है। अब उस समय ऐसा था कि मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा, ऑफिसर का बेटा ही ऑफिसर बनेगा, चाहे वो ऑफिसर का बेटा में कोई नॉलेज हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता। वो दिन भर पबजी खेले, कबड्डी खेले, फ्री फायर खेले, जो खेले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉलेज हो ना हो, उसका बेटा ही बनेगा। पहले का सिस्टम था। अब ब्रिटिश आते ही सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। ब्रिटिश आते ही क्लियरली बोल देता है कि जो ऑफिसर होगा वो मतलब जो भी होगा एजुकेटेड होगा, जो भी एजुकेटेड होगा उसी को पोस्ट मिलेगा, जिसके पास नॉलेज होगा उसी को पोस्ट मिलेगा, जो भी स्किल्स होगा उसी के पास पोस्ट मिलेगा। अब पहले वाला वो चीज नहीं चलेगा। ब्रिटिश आते ही ये चीज चेंज हो गया। और ये भी एक रीजन बना, हम लोगों को मतलब गुस्सा आ गया ये चीज से, एरिस्टोक्रेटिक क्लास लोग को गुस्सा आ गया ये कैसे हो गया, क्योंकि देखिए पुराना सिस्टम से वो लोग अटैच थे। ऐसा ये सिस्टम चला आ रहा था तो उनके अंदर मतलब जाहिर सा बात है, ह्यूमन बींग है, उनके अंदर ये गुस्सा आना जरूरी था, मतलब आएगा ही। अगर हम भी होता तो हमें हमारे अंदर भी आता। ये क्या हो गया, पूरा सिस्टम ही बदल गया। तो सिस्टम ही हैंग कर दिया ब्रिटिश ने आके। अब सारा एजुकेटेड होगा, अब उनको चांस मिला ही नहीं। तो ये भी एक गुस्सा का रीजन बना, जो बाद में क्या हुआ, एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग में मतलब बोल सकते हो कन्वर्ट हो गया। ये भी एक रीजन रहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है एक। तीसरा रीजन भी बहुत सिंपल है। अब देखिए सिंपल सा बात था कि ब्रिटिश जो है उस समय बस एजुकेटेड लोगों को पोस्ट दे रहे थे, जो स्किल था, जिसमें स्किल था उसी को पोस्ट दे रहे थे। और ब्रिटिश को धीरे धीरे पता चल रहा था, ये तीसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट से थोड़ा इंटरलिंक है। और ब्रिटिश को पता चल रहा था कि अब एरिस्टोक्रेटिक क्लास लोगों में अब थोड़ा सा गुस्सा भर रहा है, वो अब थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट हो सकता है कि कुछ करे। तो ब्रिटिश ने उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें पेसिफाई करने के लिए कुछ पोस्ट और पेंशन दे दिया कि चलिए मतलब दे देते हैं। बट सब लोगों को पोस्ट नहीं मिला, ये याद रखना। सब लोगों को पोस्ट नहीं मिला। ऑल द नोबिलिटी डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी, स्पेशली रिगार्डिंग पेंशन। तो पोस्ट सबको नहीं मिला, और पेंशन तो मतलब बिल्कुल ही सबको मिला ही नहीं। और जिसको पोस्ट मिला भी, जिसको अपॉर्चुनिटी मिला भी, जिसको पोस्ट दिया गया खुश करने के लिए, जिसको पेंशन थोड़ा मोड़ा दिया भी, उसको फिर बाद में क्या क्रिटिसाइज किया गया कि अरे एले हुआ आई फकोटिया आई, माने एकू कामोर न है, इनएफिशिएंट। तो उनको जिनको दिया भी ना पोस्ट या जिनको पेंशन दिया भी, उनको भी मतलब ये सुनाते रहते थे, उनको भी मतलब फालतू का बातें सुनाते रहते थे। तो ऑफ कोर्स ये तो खराब बात है। एक तो आपने सारा एजुकेटेड लोगों को पोस्ट देना शुरू कर दिया, अब हमको आप लोग कुछ दे नहीं देता, फिर उन्हें खुश करने के लिए आपने कुछ पोस्ट भी दिया, कुछ पेंशन भी दिया, और फिर बाद में जिसको दे भी रहे उसे भी सुना रहे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। मतलब तो गुस्सा आना तो बिल्कुल लाजमी था। और फिर ये भी एक रीजन बना एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग का, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो रिवोल्ट हुआ बाद में, ये भी एक रीजन रहा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ नंबर जो रीजन है, ये मैंने बार बार समझाया। खाटपाम वाला पॉइंट मैंने बहुत अच्छा से समझाया, रेंट फ्री लैंड वाला जो पॉइंट था ये मैं नहीं समझाऊंगा, आप लोग खुद वीडियो में देख लेना। ये मैंने बहुत अच्छा से समझाया था, क्लियर बात है कि रेंट फ्री लैंड था, फिर बाद में वहां से जो भी था, बहुत सारा हम नोबिलिटी के पास रेंट फ्री लैंड्स था। अब क्योंकि वो रेंट फ्री लैंड्स मतलब रहा ही नहीं, उस पर भी टैक्स लगा दिया, तो अब उनका आमदनी नहीं आएगा। अब तो सिंपल सा बात है, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, और ये कैसे हुआ क्या हुआ ये मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छा से समझाया है, वीडियो में देख लेना। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो बोलना, मैं समझा दूंगा, ये आपका होमवर्क है। हर चीज मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मैंने इसलिए ये चेहरा दे दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी अब देखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Fifth reason, British employment of Bengali bureaucrats who were appointed with British administration also created discontentment among the nobility। अब क्या होता है कि देखिए, जो बंगाली ब्यूरोक्रेट, ब्रिटिश क्या कर रहे थे, बार बार बंगाली ब्यूरोक्रेट को अपॉइंटमेंट दे रहे थे, उन्हीं को मतलब एम्प्लॉय बंगाली ब्यूरोक्रेट लाते जा रहे थे, वो सारा चीज संभाल रहे थे। अब लोकल लोगों को आप चांस ही नहीं दे रहे हो, सारा बंगाली ब्यूरोक्रेट भरते जा रहे हो, बंगाली ब्यूरोक्रेट भरते जा रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, लोकल लोगों में गुस्सा आया, और वो आना मतलब लाजमी था, वो होगा ही, क्यों नहीं होगा, मतलब इट वाज श्योर। अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बींग्स। आप लोकल मतलब लोकल लोगों को अगर आप चांस नहीं दोगे और बस बंगाली ब्यूरोक्रेट लाते जाओ, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। तो ये भी एक रीजन बना अहम नोबेलिटी में गुस्सा, उनके अंदर गुस्सा भर गया। और ये भी एक रीजन बना बाद में कि ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करने का, ये भी एक रीजन बना कि मतलब ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब कि बस बंगाली ब्यूरोक्रेट भरते जा रहे हो, तो ये भी एक रीजन बना। छठा नंबर पॉइंट, though peace prevailed after the Burmese atrocities, but the increased land revenue and various taxes made the economic life of the common people deplorable।
Especially, they had to pay tax in cash instead of physical labor, and scarcity of cash circulation worsened their situation. To get rid of it, many people left their homestead. अब क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो है शांति रहा, कुछ समय के लिए शांति रहा, ठीक है, बर्मिश अत्याचार होने के बाद जब ब्रिटिश ने बर्मिश को हटा दिया तो कुछ समय के लिए शांति रहा, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था ना, रॉबर्टसन हो या डेविड स्कॉट हो या जेनकिंस हो, सबने टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, इतना ज्यादा टैक्स लाया कि कॉमन पीपल का लाइफ बहुत खराब हो गया, उनका लाइफ बहुत बिगड़ गया, डिप्लोरेबल हो गया, ठीक है। अब होना ही था ना खराब, क्योंकि देखिए अब एक मूवी निकला था ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अब आप बेचारे कमाते नहीं, अब ऊपर से आप उन पर टैक्स पे टैक्स लगाते जाओगे तो ऑफकोर्स, मतलब मान लीजिए अगर किसी कोई 1 रुपया कमा रहा है और उसको टैक्स ही अगर 100 रुपया देना पड़े तो ऑफकोर्स उनका लाइफ खराब हो जाएगा ना। तो ब्रिटिश टैक्स पे टैक्स लगा के उनका लाइफ खराब कर चुके थे। ऊपर से देखिए उस समय क्या हो रहा था, पहले आहूम के टाइम पे जो मतलब जो कॉमन लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, पाइक्स थे, ठीक है, 15 से 50 साल जो मेल सिटीजन वो पाइक्स थे, और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे राजा महाराज को। उस समय कैश का कोई सिस्टम ही नहीं था। अब जैसे ही ब्रिटिश आते हैं, अब सिचुएशन क्या होता है, अब कैश फ्लो हो जाता है, अब कैश इतना था ही नहीं है सामने, कैश इतना था ही नहीं, और जो भी सिस्टम था अब वो उनको कैश में देना पड़ता था, अब तो कैश उतना था ही नहीं, कैश का स्कैर्सिटी था। और मतलब ये भी एक रीजन बन गया और सिचुएशन को खराब कर दिया उनका, क्योंकि अब ब्रिटिश आए तो सीधा बोले कि नहीं अब मुझे सर्विस नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। अब पैसा तो पहले से था ही नहीं ना, पैसा का सिस्टम, मनी सर्कुलेशन था ही नहीं, तो ये भी उनका सिचुएशन और ज्यादा बिगाड़ दिया, ठीक है। टू गेट रीड ऑफ इट मेनी पीपल लेफ्ट देयर होमस्टेड। अब ये सब चीज छोड़ने के लिए, अब देखो उनको कैश देना था, अब कैश का सर्कुलेशन है ही नहीं मार्केट में, कैश है ही नहीं, कहाँ से लाके देंगे, तो उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। और इस कहानी से ना बेटा, क्योंकि अब सेवा आगे जा रहा है, आपको पता ही होगा क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, ये जो टैक्स वगैरह, इसमें आप खुद भी थोड़ा सा माथा लगाओ, इसलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा होमवर्क आपके लिए भी छोड़ूंगा। इसमें थोड़ा सा माथा लगाना कि आखिरकार ये केस के वजह से एक नया क्लास का भी जन्म हुआ था, समय मैंने पढ़ाया भी था आपको, क्योंकि क्लास कैश तो था नहीं, सिस्टम नया था, बट कैश देने के लिए कुछ नया लोग आए थे, ठीक है। और वो कौन थे आप मुझे बताना। कैश देने के लिए, उस समय कैश था नहीं, लेकिन कैश देने के लिए कोई नया लोग आए थे, एक नया क्लास का जन्म हुआ था, और वो नया क्लास का नाम क्या था, मैंने वीडियो में पढ़ाया है। जो बच्चे समझदार है, जो बच्चे मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं ना, वो ये क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे। 7. When the British promise of restoring the administration to an Ahom prince immediately after the expulsion of the Burmese was not fulfilled, the common people also became डिसकॉन्टेंटेड। तो सिंपल सा बात है, तो बहुत सिंपल है कि ब्रिटिश ने तो प्रॉमिस किया था कि बर्मिस को हटाने के बाद जो है वापिस से वो आहूम राजा वाला सिस्टम कर देंगे, मोनार्की ले आएंगे, आहूम राजा को राजा बना देंगे किसी को, और वो चले जाएंगे। बट क्या इन्होंने ऐसा किया? नहीं किया। तो ये भी एक रीजन बना लोगों में गुस्सा आने का, ठीक है, ये भी एक बन गया कि अब कॉमन पीपल में भी गुस्सा आ गया, इन्होंने तो हमसे वादा किया था, बट ये तो वादा से मुकर गए। अब देखिए एसएमएस लोगों को भी लगा था, मैंने पहले भी बोला था कि उनको लगा था कि जिस जिस तरह मतलब कैप्टन वेल्स उन्हें हेल्प किए थे, चले गए थे मोहम्मदिया, आपको याद होगा उनके अगेंस्ट में, कैप्टन वेल्स आए, हेल्प किए और वापस चले गए, तो उन्हें इस बार भी लगा था कि इस बार भी ब्रिटिश जो है वो हमें बर्मिस के एट्रोसिटी से फ्री कर देंगे, अत्याचार से फ्री कर देंगे, वापस चले जाएंगे। बट ऐसा तो हुआ नहीं, ये तो धोखा हुआ, ठीक है, ये तो भरोसा तोड़ दिया एसएमएस लोगों का, मतलब उन्हें बिट्रे कर दिया। तो अब क्या होता है, केपेबल ऑफ रेजिस्ट, अब एसएमएस लोगों में भी ये आ जाता है फीलिंग कि अरे ये हमें क्या समझ के रखे, ब्रिटिश हमें क्या समझ के रखे, ये क्या हमें फालतू समझ के रखे, हम वो है, আমি সেইটো আছিলো যোনে मुगलों माने नहीं लो, तो ये ब्रिटिश कुंतु खेतों मूली है, ये ब्रिटिश कौन सा खेत का मूली है, ठीक है। हम जब मुगल्स को नहीं छोड़े तो ये कौन सा है, मुगल्स इतना बार हमें इन्विजन किया बट हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। तो जिस तरह हमने मुगल्स को खदेड़ा था ना, मुगल्स को एकदम औकात दिखाया था उनका, ब्रिटिश को भी समय आ गया है अब हमें हथियार उठाने का और ब्रिटिश को भी उनका औकात दिखाने का, और ब्रिटिश से हमें फ्री होना है अब, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास ने लीडरशिप दिया, और हम आगे का क्लास में फिर पढ़ेंगे कि आखिरकार किस लोगों ने ये रिवोल्ट लीड किया। पढ़ा था ना कि अभी अल्टीमेटली ये सारा कोजेस बना ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करने का। तो जिस ब्रिटिश को वेलकम किया गया पहले इनिशियली, बर्मी से फ्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर बाद में उसी ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या हो जाता है, अब एसएमएस लोगों का गुस्सा भरने लगा, और ये सारा कोजेस था क्यों एसएमएस लोग जो है धीरे धीरे, क्यों आहूम नोबेलिटी जो उनके अंदर गुस्सा भरा और उन्होंने लड़ाई किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है। और ये सारा रीजन हमने 7 रीजन पढ़ा। अब एग्जाम में एटलीस्ट 6 रीजन भी अगर अच्छा से पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करते हो ना, आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। 5 मार्क्स से मुझे नहीं लगता है ज्यादा पूछेंगे, बट ये आपको करना है। देखिए इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन, ऑलरेडी हमने सारा लॉन्ग क्वेश्चन का कवर कर लिया है, एक बचा हुआ है गॉमथर कुंवर का रिवोल्ट के बारे में, वो भी हम पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, मैं शायद व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ा दूंगा वो, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज ये पीपीटी बनाने में बहुत टाइम जाता है, मेरा एग्जाम भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं आपके लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ होमवर्क मैंने आपके लिए लाया है और आपको ये होमवर्क करना है, बिल्कुल भी
नहीं घबराना है क्वेश्चन का लेंथ को देख के। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने अभी आपको समझाया कुछ देर पहले, आप इजीली लिख लोगे, खुद पे भरोसा करो। अगर मेरा लेक्चर्स आपने अच्छा से सुना है ना, तो आप कर लोगे, इजीली कर लोगे। ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, डराना है, क्वेश्चन को डरना नहीं है। इस बार बच्चे बहुत डर गए थे। देखिए पेपर बिल्कुल उतना टफ था ही नहीं, टफ था ही नहीं। जो कॉन्सेप्ट लेके गए थे ना, उनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तो आपको घबराना नहीं है कि अरे अगला साल सोशल क्या होगा नहीं होगा, नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट लेके जाओ ना, कुछ नहीं डरना है। और इस बार मुझे जितना टाइम मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा, मैं इस लेवल का क्वेश्चन लाऊंगा ना कि आपके लिए जब सेवा का पेपर आएगा ना, आप हंसोगे। ठीक है, हम सेवा से 2 स्टेप अहेड रहेंगे, 1 स्टेप नहीं। चिंता नहीं करना है, ठीक है। बस आपको मुझ पे ट्रस्ट करना है, बाकी का काम मैं करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इस बार क्योंकि तुम लोग देखो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, स्पेशल इसलिए बिकॉज यू आर गोइंग टू बी माई फर्स्ट ऑफिशियल ऑनलाइन बैच। पहला ऑनलाइन बैच रहोगे तुम लोग, और मैं नाम भी देता हूँ इस बैच को, दिग्विजय बैच 1.0। दिग्विजय 1.0 कहाँ तक सक्सेसफुल होगा, कितना कर पाऊंगा पता नहीं, बट कुछ तो जरूर ऐड करूंगा। ठीक है, कुछ तो मैं जरूर ऐड करूंगा। तो इस बैच का नाम होता है दिग्विजय 1.0, सॉरी। तुम लोग मेरे पहले बैच हो, ऑनलाइन बैच, एंड हम फाड़ेंगे एग्जाम। हम 100% 90, देखो 90 आउट ऑफ 90 तो थ्योरी में लाना ही है। 10 वो आपका हाथ में, स्कूल में किस तरह लाओगे वो आपका ऊपर है। लेकिन हमारा मिशन जो है वो 100 होना चाहिए, और हम लाएंगे, चाहे पेपर कैसा भी आए। चाहे मतलब इस लेवल का क्वेश्चन आप करोगे ना, तो जब पेपर आएगा ना अगला साल सेवा को, आप हंसोगे सेवा पे। ठीक है, सेवा को चांस मत देना अगला साल। जिस जब इस बार बहुत बच्चे मुंह लटका के आए, जब अगला साल आप सोशल साइंस से एग्जाम होल से निकलोगे ना, आप हंस के निकलोगे। ठीक है, अगर इस लेवल का क्वेश्चन आपने रेगुलर किया है, तो आप हंस के निकलोगे। तो चैप्टर 1 भी मैंने बनाया है, ये भी आपको सॉल्व करना है, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। और मेरे दिग्विजय, मेरे कमांडोस, दिग्विजय 1.0, मैं तुम्हें अपना सोल्जर्स कहूंगा। ठीक है, तो ये हमें हिलाना है इस बार एग्जाम 1.0, मतलब दिग्विजय बैच। इस बार हम एग्जाम को एकदम, मतलब जो आने वाला है 25-26 का जो एग्जाम है, इस बार हम मतलब पूरा बोल रहे हैं ना, एकदम 100 में लाना ही है, सोशल में इजी कर देना है। ठीक है, अगला साल देयर शुड बी स्माइलिंग फेसेस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ये तो आप लोगों ने किया भी होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, अगर कॉन्सेप्ट है तो आप कर लोगे, बहुत सिंपल है। ये भी बहुत सिंपल असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई उतना ट्रिकी नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा सा आप पहला बार देख रहे हो, मैंने कहा ना मैं कुछ कुछ इस बार नया चीज ला रहा हूँ। ठीक है, इस बार कुछ नया नया चीज ला रहा हूँ, तो मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए नया टाइप का होगा। बट अब हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन रखेंगे ना, हम सेवा के लिए कोई स्कोप रखेंगे ही नहीं, हम ही आगे रहेंगे सेवा से। वो जहां तक वहां उसका सोच खत्म होगा, वहां से हमारा सोच शुरू होगा। अब उन्होंने गेम शुरू किया, गेम हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये इस लेवल का क्वेश्चन अब मैं सेट करूंगा, और आपको करते जाना है। तो हकी हम हर डायरेक्शन से रेडी रहे, कोई भी क्वेश्चन आए हम अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर ये आपको भी सॉल्व करना है मैथ्स को, जस्ट ये आपको मैथ्स करके मुझे बताना है कौन। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज लिखना भूल गया, बस बता देता हूँ। ये 1, ये रोमन, ठीक है, 2, ये 3, ये 4, तो इसके साथ आपको मैच करना है। मान लीजिए मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 ए होगा, 2 बी, ऐसा ऐसा कुछ मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसे आपको मैच कर लेना है इसके साथ, इसका जो भी आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा होमवर्क। फिर आगे, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, याद रखना, छोटा से बड़ा इवेंट जो है आपको क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज करना है। ठीक है, लास्टली मैं एक ही चीज बोलूंगा, देखो वीडियो लेट आ रहा है बिकॉज मेरा भी एग्जाम्स चल रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू गिव माई 100%, आई नो, एंड ठीक है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। और दूसरा बात ये देखिए बच्चों, इस साल 25-26 जो बैच रहेगा दिग्विजय 1.0, कुछ खासियत रहेगा, और आने वाला चीजों में मैं बचाऊंगा क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ। एक चीज बस मुझसे वादा करना, मेरे इस चैनल में मैं आपको बता रहा हूँ आज, 3 चीजें आपको नहीं मिलेगा, 3 चीजें नहीं मिलेगा। फर्स्ट इज पेपर लीक नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, कॉमन क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कॉमन क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा, मैं नहीं देने वाला। ठीक है, अगर मैं सकता भी ना फिर भी नहीं करता। और मुझे मतलब मान लीजिए आता ही नहीं है, आप जो भी समझ लो, मुझे आता भी नहीं, मुझे करना भी नहीं, बिकॉज मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया था, पढ़ के जाओ, पूरा किताबी पढ़ के जाओ, कि कहीं से भी क्वेश्चन आए अटेम्प्ट कर लोगे। मैंने वही अटेम्प्ट किया, मैं अपना जब डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन कर रहा था, तब भी मतलब क्या कर रहा था, मैं टॉपर था डिपार्टमेंट में, एंड मैं पूरा पढ़ के जाता था, मैं कॉमन क्वेश्चन ये सब चक्कर में नहीं रहता था। सिंपल मेरा स्ट्रेटेजी रहा है। और तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट है बच्चों, ये आपको एंश्योर करना है। ठीक है,
कि लाइव क्लासेस बहुत लोग बोलते हो, मुझे लाइव क्लासेस मैंने लाइफ में एक ही बार लाइव क्लास किया और वही आखिरी था, बिकॉज मुझे लाइव क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मैसेज वगैरह देखते रहना, ये सब करते रहना, मैंने देखा है क्या क्या मैसेज होता है, ठीक है। लाइव क्लास में आप लोग को भी पता है क्या क्या होता है, तो मुझे लाइव क्लास नहीं करना। रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, आप पिन पॉइंट रहेगा, डिस्कशन शुरू करेंगे, लास्ट तक खत्म कर देंगे। थोड़ा थोड़ा बीच में बात करता हूँ, कभी कभी फन करता हूँ, ताकि चीज़ें थोड़ा बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग हो जाए। कोशिश करता हूँ अपने आप से। ऑनलाइन क्लासेस में पहले से बोलता हूँ, मैं उतना मतलब धीरे धीरे हो जाऊंगा, आई नो, कंफर्टेबल। तो ये चीज़ रहेगा, ये तीन चीज़ बच्चों मुझसे आशा मत करना। मुझसे बस एक ही चीज़ आशा करना, नॉलेज। मैं बस नॉलेज दूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, और बाकी बाकी जो है, बाकी आपका काम रहेगा। मैं नॉलेज कॉन्सेप्ट दूंगा, और अगर ये दो चीज रहता है तो इतिहास गवाह है, जिसके पास नॉलेज और कॉन्सेप्ट है, मार्क्स खुद ब खुद उसके पीछे आते हैं, ठीक है। और यही दो चीज मैं दूंगा, मैं ये सब नहीं देने वाला। तो जो ये देते हैं, आप जा सकते हो मेरा चैनल छोड़ के। मेरा चैनल में अगर 50 लोग भी रहेगा तब भी मैं चलाऊंगा। मुझे लाइक सब्सक्राइबर व्यू से कोई मतलब नहीं है, ना रहे तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, रहे तब भी फर्क उतना नहीं पड़ता है। मेरा जो मैंने मकसद किया था, आपको लग रहा होगा कि अरे सर ये क्या बात बोल रहे हैं। अरे भाई, मेरा कोई लॉस नहीं होना है, नॉलेज कभी नहीं, आज मैं समझा रहा हूँ मेरा भी तो हो रहा है ना, नॉलेज आ रहा है, तो मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा है ये सब चीज करके। मेरा बस ये है कि अगर तुम लोग में से 50 लोग भी सक्सेसफुल हो, तो मुझे ना जेन्यून सोल्जर्स चाहिए, जो मतलब पागल जैसा पढ़े, पागल जैसा एकदम उनके अंदर मतलब जुनून होना चाहिए। तो वैसा लोग ही मुझे चाहिए इस चैनल में, और वैसा ही स्टूडेंट्स मुझे चाहिए। तो जो लोग रेडी है दिग्विजय 1.0 के लिए, यस कर देना। जो लोग नहीं है वो चैनल छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। तो हमें बस रेडी रहना है, और इस साल हमें फोड़ना है कुछ भी करके। 25-26 साल हमारा रहेगा सेवा का, नहीं, हम सेवा को दिखाएंगे। सिंपल सा बात है। तो बेटा पढ़ना शुरू कर दो, और जिस तरह मैं समझाता हूँ, सिखाता हूँ, आप ये भी अप्लाई करोगे, चाहे मैं रहूँ ना रहूँ, उससे मैटर नहीं करता है। मैं अगर ये सब चीज़ भी आप जिस तरह मैं जो कर रहा हूँ वो आप अच्छा से भी कर लो ना बेटा, हो जाएगा। तो चलिए, आपका क्लास यहाँ ही खत्म करते हैं। आपका एग्जाम है, अच्छा से पढ़ो, एकदम क्लास 9 का अच्छा से एग्जाम दो, ठीक है। मिलते हैं, आप पता नहीं नेक्स्ट क्लास कब होगा। चलिए, गुड नाइट।